4 लेबर थे जिनके साथ उन्होंने शुरुआत की, लेकिन धीरे वीकेंड का ये शानदार मंच फिर से तैयार है, क्योंकि भाईजान बाजार में नई जान। स्वागत है आपका। और रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो मुनाफा 19,299 करोड़, अनुमान से बहुत ज़्यादा 17,700 करोड़ का हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट इतना आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आया है 19,300 करोड़ रुपए। पूरे स्ट्रीट में किसी का भी अनुमान इसके क्लोज नहीं था। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 19,300 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, जो पिछले क्वार्टर में इससे काफ़ी नीचे था। 15,792 करोड़ के सामने ये 19,300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये नंबर एक है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे स्ट्रीट के अनुमान किसी के 17,700 के आसपास, किसी के 17,000, 16,000 इस तरह थे, लेकिन उससे मच बेटर नंबर 19,300 करोड़ के आए। इससे पहले रिलायंस जियो के भी नतीजे आए थे, वहाँ पे भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी और वहाँ पे भी मुनाफा जो है 4,716 करोड़ का देखने को मिला था। तो नंबर वहाँ पे भी बहुत शानदार थे और आमदनी 2,17,000 करोड़ से घटकर 2,13,000 करोड़ आई है। हमारा अनुमान भी था कि जो आमदनी है वो 2,35, 2,40 के आसपास हुई है, लेकिन आमदनी में कमी आई है और प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ये सारे नंबर्स तिमाही दर तिमाही हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ, इसका ये मतलब शायद एक लगाया जा सकता है कि मार्जिन और पेट्रोकेमिकल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें प्राइसिंग बहुत बढ़िया हुई है और उसका फ़ायदा कंपनी को देखने को मिला है। चौथी तिमाही के नतीजे आपके सामने ये रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉफिट 19,300 करोड़ और आमदनी 2,13,000 करोड़ है। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी नंबर हैं, अभी डिटेल नंबर आएंगे तो इसमें संशोधन भी हो सकता है या इसमें और एड ऑन भी हो सकता है। दो मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम इस नतीजों पर बातचीत करेंगे। अमरीश बालिगा जी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और पार्थिव शाह, डायरेक्टर हैं ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सर, प्रॉफिट का नंबर तो बहुत ही बड़ा आया है, किसी के भी अनुमान से मच बेटर। Surely. I mean, the number is clearly much better than what was expected. Though this is clearly, I mean, a question ki yahan pe, the reason for this increase, it could be like O2C ke jo margins hai, that could have been much better than what was expected by us. Possibly extraordinary kuch income hai ki nahi, wo dekhna padega. I think that's the other thing, kyunki revenue was in line, but जिस हिसाब से profits announce किए हैं, I think it's mind-boggling. आपको कैसे लग रहे हैं नंबर? अभी बहुत ही ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन दो नंबर जो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, प्रॉफिट के और रेवेन्यूज के, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, जियो के तो नंबर्स आ गए तो उसमें तो काइंड ऑफ इनलाइन है, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एबिटा फ्रंट और जो प्रॉफिट के फ्रंट पे, ये डेफिनेटली दर्शाता है कि ये क्वार्टर में जो O2C बिजनेस है, जिसमें जो रिफाइनिंग बिजनेस है, उसमें एक तो विंडफॉल टैक्स कम था, उसका डेफिनेटली फायदा हुआ है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीबन क्वार्टर $2 सुधरे थे। हम जानते हैं कि रिलायंस के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, अलग तरह के क्रूड्स वो लोग रिफाइन करते हैं, और सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अगर $2 होते तो उनका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता है उससे काफी ज्यादा होता है। तो थ्रूपुट ये क्वार्टर में डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में थोड़ा मेंटेनेंस शटडाउन था। तो उस लिहाज से भी हमें लग रहा है कि रिलायंस में जो O2C बिजनेस है, जिसमें मोर इंपॉर्टेंटली जो रिफाइनिंग बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो अभी इंडिविजुअली जब नंबर्स आएंगे तब ज्यादा पता चलेगा। दूसरा, पेटकेम में हम जानते हैं कि चाइना काफी ओपन हुआ था, तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ा था, तो उस हिसाब से भी पेटकेम के भी स्प्रेड्स थोड़े हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुधरेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक बिकॉज ऑफ इंटीग्रेटेड मॉडल, दैट इज द रीजन कि मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छा है। और रिटेल में भी हम नंबर्स देखेंगे, रिटेल में भी इस साल इस क्वार्टर में वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स हो और अच्छे नंबर्स हो। तो रिटेल एंड O2C ऐसा लगता है ये दोनों ने बहुत शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, मैं आपके सामने नंबर पढ़ देता हूं, चूंकि एक्सचेंज पे आ चुकी है। टोटल इनकम जो है 2,19,294 करोड़ है। अगर इसमें अदर इनकम का जो बालिगा जी जानना चाह रहे थे वो 2,918 करोड़ है, अगर उसको हम हटा दें तो वही फिगर आता है जो हमारी स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं। पीरियड के लिए, यानी इस अवधि के लिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो 21,327 करोड़ है, लेकिन उसमें डिफर्ड टैक्स 3,525 करोड़ हटाते हैं
तो फिर ये बिल्कुल वही 19,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है। तो ये नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो अमरीश जी, लगभग 2918 करोड़ की अदर इनकम है जो आप देख रहे थे। Absolutely. I think this is what is making the difference. But despite this, numbers are in fact better than what was expected. तो मुझे लगता है कि I think it will be welcomed by the market. बिल्कुल। तो पार्थिव इसमें एक आप कमेंट दीजिए, तब तक मैं और आपको डिटेल नंबर इसमें देता हूँ। कि आई थिंक रेवेन्यू का नंबर है वो समझना पड़ेगा, बिकॉज जो स्ट्रीट एस्टिमेट था करीबन एनीवेयर बिटवीन 2.30 लाख करोड़ टू 2.34 लाख करोड़ के आसपास था, और अभी हम जो देख रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, वो अराउंड 2.17 लाख करोड़ है। और डिस्पाइट दैट एबिटा फ्रंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 3500 करोड़ का ग्रोथ है, बढ़ाई है। तो आई थिंक ये समझना रहेगा कि रेवेन्यू पे कहाँ पे काइंड ऑफ हमने देखा है कि ट्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन मार्जिन पे डेफिनेटली लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होगा। वो तो जब स्टैंड अलोन सब मार्जिन आएंगे तब गेट टू नो बेटर। पार्थिव, मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूं। ऑयल टू केमिकल यानी O2C का जो इस सेगमेंट का रेवेन्यू है इस क्वार्टर 31 मार्च 2023 के लिए वो 1,28,633 करोड़ है, जो पिछले साल जो है इससे 1,45,000 करोड़ के आसपास था। ऑयल एंड गैस में डबल हुआ है, 4,556 करोड़ के आसपास ये निकल के आया। ये मैं ईयर ऑन ईयर नंबर आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1,44 से 1,28 पे आया है O2C, 44,74 से 45,56 ऑयल एंड गैस, और रिटेल जो है वो 67,634 से बढ़ के 69,288 करोड़। ये सारे नंबर मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ। अगर ईयर ऑन ईयर जाएंगे तो इससे बहुत ही बेटर नंबर आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज से भी बहुत छोटा नंबर 134 है, और डिजिटल सर्विसेज में 30,343 करोड़ के सामने इस करेंट क्वार्टर में 31,373 करोड़ आए हैं। और इन सबको मैं अगर जोड़ दूं तो 2,16,376 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बनता है, जिसमें 22,000 करोड़ की जो है GST को घटा दिया गया। अगर उसको भी मैं जोड़ूं तो 267 का था। यानी अब टोटल नंबर जो आप रेवेन्यू के देखेंगे वो नेट 2,16,376 करोड़ के आसपास इसमें बनते हैं। और एबिट अगर आपको बताऊं तो ऑयल टू केमिकल का 14,194 करोड़, जो पिछली बार यानी लास्ट क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में 11,891 करोड़ था, और सेम टू सेम ऑयल एंड गैस में करीब 3,200 करोड़ का ये निकल के आया है। तो डिटेलिंग नंबर आपके सामने है। पार्थिव, आप कंटिन्यू करें। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि ऑयल प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए थे, इसीलिए जो रेवेन्यू फ्रंट पे जो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो O2C बिजनेस है उसमें रेवेन्यू जो कम हुआ है इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ऑयल प्राइसेस। लेकिन एबिट मार्जिन में देखें तो ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। जो मैं बात कर रहा था कि एक तो रिफाइनिंग थ्रूपुट काफी स्ट्रॉन्ग था, विंडफॉल टैक्सेस जो थे वो रिलेटिवली कम थे, और जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थे वो काफी तगड़े थे ये क्वार्टर में, इवन अगर हम सिंगापुर बेंचमार्क से कंपेयर करें। और तीसरी बात की जो पेट्रोकेम बिजनेस है जो लास्ट क्वार्टर में काफी नरम था, तब चाइना बराबर खुला नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड केसेस, वहां से भी हम देख रहे हैं कि रीजनेबली अच्छा ट्रैक्शन है। नो डाउट ये जो 11.2% का एबिट मार्जिन देख रहे हैं ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाते और भी इंप्रूव हो, बिकॉज जो पेट्रोकेमिकल के अंदर जो क्रैक्स है वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग स्लाइट इंप्रूवमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा आगे जाते। दूसरा रिटेल की जो मैं बात कर रहा था, तो इवन रिटेल सेगमेंट में भी 7.2% का एबिट मार्जिन है, विच इज रीजनेबली गुड। वहां पे भी एबिटा फ्रंट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो करीबन 2,000 करोड़ का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल आई थिंक मिला के ये लग रहा है कि जियो का जो नंबर था जो ऑलरेडी आ चुका था वो काइंड ऑफ इनलाइन था, उसमें कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर नंबर नहीं था, लेकिन रिटेल और मोर इम्पोर्टेंटली O2C ने ये क्वार्टर में शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, अब मैं आपके सामने ये रख देता हूँ टोटल YOY की जो FY23 की हाइलाइट्स हैं, उसमें डेफिनेटली इस पूरे साल को ऑयल टू केमिकल ने लीड किया है और वो ग्रोथ कंटिन्यू बन के दिख रही है। 1,54,691 करोड़ का एबिटा आया है इस साल के लिए, जो साल दर साल 23% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट 74,000 करोड़ से ज़्यादा 74,088 करोड़ है, जो साल दर साल 14% की ग्रोथ दिखा रही है, जिसमें प्री एक्सेप्शनल इनकम भी शामिल कर लिया। और एबिटा और नेट प्रॉफिट ने पिछले 5 साल में डबल किया है। यानी अगर आप 5 साल का पूरा आंकड़ा देखेंगे उस टाइम फ्रेम में, तो एबिटा भी डबल हुआ है और शुद्ध मुनाफा भी यहाँ पे डबल होता हुआ दिखा है। ऑयल एंड गैस का एबिटा 8 ईयर्स के हाई पे चल रहा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग KG-D6 का जो है प्रोडक्शन भी यहाँ पे शामिल हो गया है, जो कि 19 MMSCMD है। अमरीश सर,
इस समय KG-D6 का प्रोडक्शन 19 MMSCMD, यानी वहाँ से जो गैस निकल रही है वो 19 पे पहुँच गई है। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। टोटल नेट डेट कितना है इस समय? 1,10,218, यानी 1,10,000 करोड़ का टोटल डेट है, जो कि वेल बिलो एनुअल एबिटा, यानी एबिटा से काफ़ी नीचे है, क्योंकि एबिटा का नंबर हमने आपको भी बताया जो 1,54,000 करोड़ है। अमरीश सर। हाँ, तो ओवरऑल देखें तो शानदार नंबर्स हैं, और इवन आगे जाके KG-D6 बेसिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बढ़ते रहेगा। पर एक ही छोटा सा एक कंसर्न है कि द रिफाइनिंग मार्जिन्स सिंगापुर GRMs अभी थोड़े कम हुए हैं। सो पॉसिबली इन दिस क्वार्टर Q1 FY24 में पॉसिबली वी मे नॉट सी दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, especially on the GRMs, क्योंकि वो surely कम होंगे, because recently I mean we have seen that it has come down to about $3.5-4 from about $6.5-7, तो उसका शायद इफेक्ट इस क्वार्टर में आएगा। Otherwise, if you see the I mean Q4 FY23 standalone, I think the numbers are excellent. जी अच्छा, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आरपू कितना है, तो चौथी तिमाही का आरपू 178 रुपये 80 पैसे, एनुअल इंक्रीज 6.7% की इसमें निकल के आई है। चौथी तिमाही में स्टैंड लोन हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। ज़रा रिटेल के नंबर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। O2C पे भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है कि हमारे रिटेल के नंबर किस तरीके से निकल के आए हैं। एक मिनट, यस, रिटेल जी, रिलायंस रिटेल के नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2,60,000 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है FY23 का, यानी पूरे साल में 260 का इन्होंने रेवेन्यू कंप्लीट किया है। और जो एबिटा दिखाया है वो 17,928, लगभग 18,000 करोड़ का, बोल सकते हैं 45% की ग्रोथ है YOY इसमें। और मार्जिन जो है 7.8% है, जिसमें 70 बेसिस पॉइंट की YOY ग्रोथ देखने को मिली है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे काफ़ी बढ़िया है, कामकाजी मुनाफा काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला है, और काफ़ी बड़ा फिजिकल स्टोर का नेटवर्क भी एक्सपेंड किया गया है। इस समय कंपनी के पास टोटल 3300 स्टोर्स खोले गए हैं, और करीब 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट की जगह इसमें यूज़ की गई है। तो टोटल स्टोर्स की संख्या अब हो गई है 18,040, यानी इस क्वार्टर को मिला के 18,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट हैं, स्टोर्स हैं जो कि इसमें रखे गए। तो पार्थिव, इसमें रिटेल में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। जबरदस्त। एक्चुअली रिटेल का नंबर देखें तो रेवेन्यूज ऑलमोस्ट टच 70,000, और यही रन रेट अगर मैं नेक्स्ट ईयर एक्सट्रापोलेट करता हूँ, नो डाउट वहां पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ होगा, बिकॉज हर क्वार्टर में हम देखते हैं कि इन्होंने काफी स्टोर एडिशन किया है, काफी स्क्वायर फीट इन टर्म्स ऑफ मिलियन स्क्वायर फीट काफी बड़ा है। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक मिनिमम ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल बिजनेस है वही 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू करेगा। और अगर मैं ये जो 7 और 8% के बीच का एबिट मार्जिन अगर वो मैं गिनता हूँ, तो रिटेल आई थिंक विल इजीली डू अराउंड एनी इन टर्म्स ऑफ एबिट मार्जिन्स एनीवेयर बिटवीन लाइक से 20 to 24,000 करोड़। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर अभी रिटेल बन गया है ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड नंबर्स में। और इसी वजह से जो सम ऑफ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, तो उसमें रिटेल का अभी कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ गया है। दूसरा एक मैं बात छेड़ूंगा जियो के बारे में। नो डाउट जियो के अंदर हमने देखा है कि आरपू में इतनी खास वृद्धि नहीं हुई है। 2 बड़े कॉम्पिटिटर भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्ट्रैटेजी में थोड़ा डिफरेंस है। भारती जो है वो सब्सक्राइबर नए एडिशन के बदले वो आरपू बढ़ाने की कोशिश में है। और जियो के अंदर हम जानते हैं कि बिकॉज स्टार्टिंग में काफी वो प्रीपेड कस्टमर्स थे जिसका चर्न अभी हो रहा है, और रिलायंस जियो इज फोकसिंग ऑन द पोस्टपेड कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2.34 करोड़ कस्टमर एडिशन हुए विच आर बेटर पेइंग। सो आई थिंक रिलायंस जियो का भी जो आरपू है वो थोड़े लैग से सुधरेगा, इसलिए हमें लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में आरपू में इतना सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वंस द सब्सक्राइबर चर्न इज ओवर, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि H2 ऑफ FY24 आई थिंक जियो भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ द एबिटा फ्रंट। ओके, अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, मोटे नंबर रखते हैं दर्शकों के सामने जिससे उनको समझ में आए। क्योंकि ये सालाना नंबर भी है तो इसलिए एनुअलाइज नंबर है। 9,76,524 करोड़ का रेवेन्यू है टोटल इस साल का, जो पिछले साल यानी FY22 के सामने 23% की ग्रोथ दिखा रहा है।
2023 का फाइनेंशियल ईयर 2023 का एबिटा 1,54,691 करोड़ है, जो कि 23% ग्रोथ यहां पे भी दिखा रहा है साल दर साल। हम इसको लेके चले। नेट प्रॉफिट 74,088 करोड़ है, जो साल दर साल 14% की ग्रोथ यहां पे दिखा रहा है। एबिटा और नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में डबल हो गए हैं। नेट डेट हमने आपको बताया था 1,10,000 करोड़ है, जो कि एबिटा से काफ़ी कम है। तो मोटे तौर पे अमरीश सर, जब कंपनी एनुअलाइज बेसिस पे अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में 20% से 23% तक की ग्रोथ दिखा रही है, एबिटा में भी, तो क्या मार्केट अब सोमवार को खुश होगा? अभी तक तो बड़ा निराश लग रहा था, बड़ा डविश सा साउंड कर रहा था। नहीं, खुश तो surely होना चाहिए, क्योंकि इस साइज के कंपनी if it's showing that 20% plus sort of growth, I think it has to be welcomed by the analysts and investors. तो surely हम लोगों ने जो करेक्शन देखा है रिलायंस के स्टॉक में, I think we could be at the bottom of that correction, and I think the new move should start इस टाइप के रिजल्ट के साथ। और रिलायंस का जो रिटेल के नंबर्स आए उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि रिलायंस रिटेल इज एक्चुअली डिसरप्टिंग द कंप्लीट रिटेल मार्केट इन इंडिया। और नॉर्मली जब भी आप डिसरप्ट करते हो तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता नहीं है। डिस्पाइट दैट रिलायंस रिटेल अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। सो आई कैन इमेजिन इन द नेक्स्ट 3 to 4 years व्हेन देयर विल बी एब्सोल्युटली नो कंपटीशन, तो उस वक्त उनका प्रॉफिट क्या होगा। एक्चुअली देखिए, एबिटा मार्जिन टू नेट सेल्स 7.8% है। 17-18 हज़ार करोड़ का रिटेल का एबिटा निकल के आ रहा, 2,60,000 करोड़। अमरीश सर, हम लोग पहले हमें लगता था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन O2C का, लेकिन जिस रफ्तार से ये 45% की साल दर साल ग्रोथ दिखा रहा है रिटेल, टेक ओवर कर जाएगा बहुत जल्दी है 2-4 सालों में। Exactly, I mean that's what I'm saying. In the next 3 to 4 years, जिस हिसाब से रिलायंस रिटेल के जो नंबर्स आएंगे, that will be, I think the biggest in the group. अच्छा, इस क्वार्टर के दौरान इन्होंने क्या क्या किया रिटेल में, ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। इन्होंने एक FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस के नाम से लॉन्च किया है, और पर्सनल केयर कैटेगरीज में ये उतर गए हैं FMCG में काफ़ी बड़े पैमाने पर। और एक TIRA के नाम से एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। कैंपा कोला का तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, और एक सोसियो नाम का भी ब्रांड लॉन्च एक्वायर किया है, उसके बाद इसको लॉन्च किया है। और साथ ही मेट्रो AG का जो बिजनेस एक्विजिशन था वो कंपनी के फोल्ड में आ गया। तो ये इस क्वार्टर के दौरान, और 3300 नए स्टोर। अमरीश सर, ये डिजिटल तो ज़बरदस्त कर ही रहा है, और ये जो ब्रिक एंड मोर्टर पे भी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, 3300 स्टोर एक क्वार्टर में खुल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा है दूसरे जो FMCG कंपनीज है, लास्ट 4-5 डिकेड से उनका काफी अच्छा ब्रांड था। आई थिंक दे विल फील द हीट गोइंग अहेड, क्योंकि आई मीन द सॉर्ट ऑफ प्राइस कटिंग व्हिच द कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैड टू डू, पेप्सी एंड कोक, अभी रिसेंटली कैंपा कोला के लॉन्च के बाद, दैट्स गोइंग टू हैपन अक्रॉस ऑल द वेरियस कैटेगरीज। और इवन अ कंपनी लाइक टाइटन, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिलायंस ज्वेल आई मीन काफी पब्लिसिटी कर रहा है, आई मीन दे आर ग्रोइंग देयर स्टोर्स, आई थिंक इवन समवन लाइक अ टाइटन विल फील द हीट गोइंग अहेड। पार्थिव, कई सारे तो नाम मैंने भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो स्मार्ट बाजार तो सुना है, एजोटे, सेंट्रो, फैशन फैक्ट्री, पोर्टिको, इस तरीके के सारे फॉर्मेट हैं जो इनके रिटेल में लॉन्च किए गए। और FMCG में भी इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस बहुत ही बड़े पैमाने पे इन्होंने इसको शुरू किया है, और टीरा इनका एक फ्लैगशिप स्टोर भी मुंबई में खुल गया है। तो नेट पार्थिव जी, रिजल्ट अब दोनों हम लोगों ने देख लिया, इसमें रिटेल के भी, ऑयल टू केमिकल के भी। और मुझे जो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो 19 MMS CMD जो गैस ये निकाल पा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, और चूंकि ये डिफिकल्ट ब्लॉक में आता है, इसलिए इनके ऊपर वो 4 से 6.5 वाला कैप नहीं लगता है। कैसा लग रहा, मंडी क्या रिस्पांस होगा पार्थिव जी? इवन ऑन अ लाइटर नोट, अनीता डोंगरी फैशन ब्रांड को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, ये भी अभी के एम्बेड में है। सो इंडिया के भी बेस्ट डिजाइनर्स अभी रिलायंस के एम्बेड के अंदर है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतरेगा। एक जस्ट पॉइंट ऐड करता हूँ रिटेल के बारे में। मुझे याद है 2 साल पहले जब हम एनालिसिस करते थे, तब क्वार्टरली रन रेट 44,000 करोड़ के आसपास था, तब एबिट मार्जिन 4.5% था। तो अच्छी बात यह है कि रिलायंस जो रिटेल का सेगमेंट है वो ग्रोथ कर रहा है, बट ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग एट द लॉस ऑफ मार्जिन। दैट इज
why we are seeing the improvement in the last 2 years from 4.5% to 7.8%. तो ये incremental growth है, वो काफी operating leverage लेके आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. In terms of the sentiment, I think अगर नीरज जी देखें तो I think sum of part valuations ये कंपनी का करीबन 2800 से 3000 बैठता है, और काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट देखे तो रिलायंस को दे आर इजीली गिविंग अ टारगेट ऑफ 3000. आज की तारीख पे रिलायंस करीबन 2300 के भाव पे चल रहा है. मार्केट सेंटिमेंट की वजह से काफी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है. नो डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलायंस की वैल्यू खुलेगी जब ये लोग बिजनेसेस अनलॉक करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेपरेट कंपनी, सेपरेटली लिस्टेड, तब हर एक कंपनी को काफी जस्टिफाइड वैल्यूएशन मिलेगा. लेकिन मंडे को मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट्स पे काइंड ऑफ पॉजिटिव एक ओपनिंग होनी चाहिए, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आउटलुक तो हम बहुत बुलिश है रिलायंस पे. ओके अच्छा, इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट भी तो होना, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जियो फाइनेंस वो अलग होगा और 1:1 का उसका रेशो अनाउंस भी है, वो कि जिसके पास रिलायंस का एक शेयर उसको एक वो मिलेगा, और शायद 2 मई को उसकी बैठक भी होगी, उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड डेट वगैरह आएगी. तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर एक वो बड़ा घटनाक्रम इसमें होना है. जियो फाइनेंस, अमरीश सर. हाँ, तो I think this is clearly going to be a wealth creator, Jio Finance. Although बोल रहे हैं कि the valuation should be closer to 100, but it may start at 100, but it can be a multi-bagger going ahead. क्योंकि जिस हिसाब से this should I mean again disrupt that sector, and especially मैं बोलूँगा बजाज फाइनेंस के लिए काफी बड़ा disruptor रहेगा Jio Finance. So I think surely a stock to be watched out for, and I think this is just the beginning of demerger from Reliance, क्योंकि इसके बाद retail का भी होगा, we'll see telecom. So I think this is just the beginning of wealth creation, the next journey of wealth creation. ओके तो ये स्थिति बनती हुई दिख रही है. ग्रॉसरी बिजनेस में 66% की ग्रोथ है, फैशन एंड लाइफस्टाइल में 19% की ग्रोथ है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस 37% की ग्रोथ है. इस तरीके की ग्रोथ ये निकल कर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही आगे जाते हुए डिसरप्टिव, क्योंकि इस साइज़ की कंपनी अगर 20-22% पर रेवेन्यू ग्रो कर रही तो इट्स अनबिलीवेबल. 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू और 75,000 करोड़ का प्रॉफिट, अनबिलीवेबल है, क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है. अच्छा, समय एकदम समाप्त हो रहा है. क्विकली सर, आप लोगों ने कोई टारगेट मन में सोचे या अभी घर में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद तय करेंगे? नहीं, देखिए टारगेट तो पहले का 3100 का था, सो आई थिंक दैट शुड बी इजीली बी अचीवेबल. और मुझे लगता है कि लाइक ऑन मंडे शुड एटलीस्ट ओपन एट अबाउट 24.25-24.50 के आसपास. सो आई थिंक इट विल बी अ गैप ऑफ ओपनिंग. ओके पार्थिव, आपके मन में कोई टारगेट है? I think sum of part valuation definitely around 2800-3000 के आसपास बैठता है, तो यहाँ से around 20% upside should be there in this year. जी, तो ये एक बार आपके सामने मैं फिर से पूरे नंबर रख देता हूं. जो ब्रॉड पिक्चर है इसकी, जो YOY नंबर आपको देखने समझने हैं, वो 9,76,254 करोड़ का, 554 करोड़ का 23% की बढ़त के साथ सालाना रेवेन्यू है साल दर साल. एबिटा साल दर साल 1,54,691 करोड़ की, यहाँ पे भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली है. और शुद्ध मुनाफा 74,088 करोड़ है, 14% की साल दर साल ग्रोथ है. ये 3 नंबर इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है. और प्रॉफिट और एबिटा एवरी 5th ईयर डबल हो रहा है. 5 साल में इसको दुगना किया. तो आप CAGR का सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा. और जो हाईलाइट इसमें है कि 178.80 पे अभी भी ARPU बना हुआ है जियो का, और 33,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर हो चुके हैं, और 19 MMS CMD गैस का प्रोडक्शन लास्ट क्वार्टर में हुआ है. ये इस रिजल्ट्स की हाईलाइट है, और उम्मीद से बेटर नतीजे अगेन एक बार कंपनी ने पेश किए हैं. फिलहाल इस पेशकश में इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये है कि रिलायंस इसी चैनल की ओनर कंपनी है, इसलिए भी कोई भी आप निर्णय लें तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से इंडिपेंडेंट राय ज़रूर ले लें.